22 दिन बाद देश में एक घटना घटने वाली है। कौन सी चीज है कि जो आपको रात के 10 बजे यहां बैठाए हुए? यहां से जाने के बाद किसी को टिकट नहीं मिलना। मेरे साथ फोटो खिंचवाने से आप पे सवाल जरूर खड़ा हो सकता है, कुछ मिलने वाला नहीं। उसके बावजूद भी आप आए हैं, इसलिए आपका जिक्र इसलिए करता हूं कि मैं उन बेईमानों में अपना नाम नहीं लिखाना चाहता कि जो काम आपने किया है उसको मैं इसलिए कमतर आंकू के यार ये तो गुजराती हैं, ये यूपी वाले नहीं है। मेरी डायरी में ऐसा कोई शब्द नहीं है। भारत में सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस ऐसे ऐसे लोग थे जो अपनी भूमिका निभा के गए। उनके खानदानों की, सुभाष चंद्र बोस के खानदान की 1958 तक उनके पूरे घर के तमाम लोगों की देश भर में ऑफिशियली जासूसी की जाती थी। 1968 जिस भारत को लेकर के हम जी रहे थे पिछले 100 सालों से, उस भारत की उस हकीकत को जानिए कि आपका 70 सालों में ऐसा क्या हाल हुआ है कि आप को 15 लाख का, जिसकी टोटल पॉपुलेशन 15 लाख है, जिनके लिए आपका चंदा सन 1971 तक जाता था कि इन भूखे नंगों को रोटी दे दो, क्योंकि इनको पता नहीं है कि इनकी जमीन के नीचे तेल है। वो अंग्रेजों ने निकाला, आकर के अमेरिकन ने निकाला, तब उन्हें पता चला। वो 15 लाख का मुल्क कतर भारत को धमकी दे रहा है कि हम तेल नहीं देंगे। हमने इतना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और अपनी ताकत को कमजोर आंका है कि हम ये भूल ही गए कि हम हैं कौन। उसने कहा तेल नहीं दोगे मत दो। तेल से थोड़ी कमी हो जाएगी, राष्ट्र नहीं रुकेगा। 3 दिन के बाद पलटवार किया। तेल से पीने से पेट नहीं भरेगा। भारत ने कहा कि हमारे 2-3 ट्रक जो है वो पंचर हो गए, गेहूं लेट पहुंचेगा इस बार कतर, ध्यान रखना। ये बात इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप बिजनेस में बहुत सख्त लोग हैं, सही समय पे सही बात करते हैं। वो घुटनों पे आ गया, बोला नहीं वो तो हमने बहकावे में कह दिया था। रोटी तुम्हें रोज चाहिए, तेल तुम बंद भी कर दोगे। भारत के लोग वो लोग हैं जो इनका इतिहास नहीं जानते हैं, क्योंकि हमारे लोगों ने आपको अपना इतिहास नहीं बताया। 62 के युद्ध में जब चाइना से युद्ध हो रहा था, कोई अपील नहीं की फूल वाले चाचा ने, कोई अपील नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था उनकी अपील को कोई नहीं सुनेगा। तब भी भारतीय महिलाओं ने, यह इतिहास में दर्ज है, पढ़िए जाकर के, भारतीय महिलाओं ने अपने गहने उतार के सरकार को दे दिए कि हार नहीं होनी चाहिए। ये ताकत भारत में है। एक 5 फीट का गरीब आदमी, बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी उसके पास, 65 में कुछ गड़बड़ की, घर में घुस के मारा। भारतीय सेनाओं को आदेश दे दिया कि जब तक लाहौर पूरा न कवर कर लो तब तक वापस नहीं लौटना है। हाजी पीर तक भारत की सेनाएं गई, मैं उस मुल्क के कोने कोने से वाकिफ हूं। लेकिन इस देश के अंदर दलालों ने कैसे उस आदमी को अपने विदेशी मेहमानों के और दोस्तों के कहने पर, जिनके दबाव में भारत के संविधान में सोशलिज्म शब्द डाला गया, जिनके दबाव में उस देश की खुफिया एजेंसी सीक्रेट सर्विस के
सबसे बड़े डायरेक्टर ने अपनी किताब लिखी। उस किताब में उसने बताया कि कैसे हमने भारत की संसद के अंदर 45 से 50 लोगों को अपने एजेंडे पे ले रखा था और उन दलालों से हम अपना एजेंडा चला रहे थे। आपकी संसद में लोग एक विदेशी एजेंसी के पेरोल पर थे। उन्हीं की मदद से ताशकंद में आपने उस आदमी को हत्या करा दी जिस आदमी ने भारत के लोगों से सिर्फ एक अपील की कि सेनाओं के लिए अनाज कम पड़ रहा है, 1 दिन का व्रत रखिए। आप लोगों ने 10 दिन तक व्रत रखा। यह भारत राष्ट्र की शक्ति है, देश की नहीं है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अफसोस उसको भी मरवा दिया। हम जानना नहीं चाहते। लेकिन सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 दो मैं आपके सामने स्थिति रखना चाहता हूं जो तथ्यों पर है। आप इसका मूल्यांकन करिए और आज के युवा बच्चे और बेटियां बहनें मेरी वो जरूर जाने कि हम सुनी सुनाई बातों को आगे न बढ़ाएं, सच को जाने। गुलाम भारत में 2 घटनाएं घटी। एक घटना 21 अक्टूबर 1943 को घटी और एक घटना 1946 को घटी। इससे आप किसी व्यक्ति की, किसी सोच की जांच कर सकते हैं। गांधी जी ने अंग्रेजों के कहने पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जब वो अध्यक्ष बन गए तो इस्तीफा लिया, क्योंकि वो ये जानते थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हथियारों से उसे अलग करना चाहते हैं। गांधी जी ने इस्तीफा ले लिया क्योंकि सुभाष चंद्र बोस बड़े कद के आदमी थे, लाइन में लगना नहीं चाहते थे कि प्रधानमंत्री बना दो, कि गृह मंत्री बना दो, कि कुछ भी बना दो, बस मैं चाटुकार। उन्होंने नहीं, उनके ये लीजिए इस्तीफा, और इस्तीफा दे दिया, चले गए। अपने हिसाब से उन्होंने लड़ाई लड़ी। है कोई जिंदा मिसाल? गुलाम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती देते हुए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की, अपनी करेंसी चलाई, अपना रेडियो चलाया, अपना स्टैंप जारी किया। देश उसको याद नहीं रखता है। देश किसको याद रखता है? मैं आपको उसकी पोल बताता हूं। 1946 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना था कि भाई हम एक आदमी को चुनेंगे, वही जो अध्यक्ष होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। देश की 15 राज्यों की असेंबली, उस जमाने प्रोविंशियल असेंबलीज कहलाते थे, उनसे गुप्त मतदान करके भिजवा दिया गया। 1946 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। उनको इस्तीफा दिलाया गया क्योंकि नए अध्यक्ष का चुनाव होना था। आचार्य जेबी कृपलानी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और कृपलानी साहब से कहा गया कि आप इस चुनाव की पूरी प्रक्रिया की देखरेख करेंगे क्योंकि आप एक्टिंग अध्यक्ष हैं। 15 राज्यों से कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अपना अपना मत देकर के एक पेटी में दिल्ली भेजा। यह गुजरातियों को इसलिए बताने की जरूरत है कि यह तथ्य लोग कहते हैं लेकिन रेफरेंस आज तक नहीं दे पाए थे। मैं जब तक किसी भी सार्वजनिक सभा में कोई बात बोलता ही नहीं हूं जब तक बिल्कुल ओरिजिनल सोर्स न मुझे मिल जाए, और जब भी मैं इसकी खोज करता हूं ऊपर वाला मेरी मदद करता है। आचार्य जेबी कृपलानी ने एक्टिंग प्रेसिडेंट होने के बाद उस चुनावी पूरी प्रक्रिया को उनकी देखरेख में किया। उनके सीधे हाथ पे गांधी बैठे थे, उल्टे हाथ पे पटेल बैठे हुए थे, और सामने फूल वाले चचा बैठे थे।
नीतियां खुली, उन 15 वोट का निर्णय सामने आया तो जेबी कृपलानी ने कहा कि 15 में से 12 वोट सरदार पटेल को मिले। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज से सालों पहले भी ईमानदार, राष्ट्र के प्रति समर्पित लोग थे, उन्होंने अपना काम किया, तब भी कंप्रोमाइज नहीं किया। सरदार पटेल बैठे रहे, वो जो सपूत भेजे थे, जो पिताजी हो गए बाद में हमारे, जब उनको कृपलानी ने कहा कि नेहरू को तो एक भी वोट नहीं मिला है, अब यहां से उनके चरित्र की बात है, इसलिए थोड़ी देर के लिए मुझे माफ कीजिएगा, उम्र में वो जरूर बड़े हैं और बड़े रहेंगे, लेकिन शब्द मेरे बड़े तल्ख हैं। आज आप सुनते हैं कि ईवीएम हैक कर ली गई। ये ईवीएम हैक तो 1946 में हो गई थी। आज के बच्चे जानते हैं, ये खेल पुराना है उनका, इसमें मास्टर है वो लोग। गांधी जी ने से जब उन्होंने कहा कि पटेल को 12 वोट मिले हैं, तो गांधी जी सडनली बड़े विचलित हुए। ये मैं नहीं कह रहा, आचार्य जेबी कृपलानी की किताब पढ़िए, जिसके वो ओरिजिनल सोर्स हैं। वो किताब इस देश के दलालों ने गायब कर दी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये दौर, ये जो आज का दौर है, ये भारत के पुनर्जागरण का दौर है। इस समय जो जहां है वो अपनी भूमिका खुद तय करे, खुद तय करे, और उस भूमिका के हिसाब से इस यज्ञ में अपनी आहुति दे और चला जाए।